हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को जेनिथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर महेंद्र सर के द्वारा भौतिक विज्ञान का अगला टेस्ट बनाया जा रहा है। इसमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर होगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मार्क संख्या का संबंध क्या है। संबंध है, अब देगा नीचे विकल्प देगा। मार्क संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैक संख्या को ही मार्क संख्या कहा जाता है। तो मैक संख्या का संबंध जो होता है ध्वनि के वेग से होता है, जलयान के वेग से होता है, वायुयान के वेग से होता है, अंतरिक्ष यान के वेग से होता है। तो यानी पर यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, यानी मैक संख्या का संबंध जो होता है वायुयान के वेग से होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपके लिए क्या हो गया, सही हो गया। यानी वायुयान के वेग से होता है। यानी वायुयान का वेग जो है मैक संख्या यानी मॉक संख्या में मापा जाता है। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का विवर्तन, ध्वनि का ध्रुवण। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण जो है वो आपके लिए जो है ये ऑप्शन सही है। यानी ध्वनि का परावर्तन, यानी ध्वनि के परावर्तन के कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि। यानी जिसे आप एक बार बोलते हैं तो दोबारा उसकी गूंज आपको सुनाई देती है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब हुई पड़ती है, तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल हो 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर और कितना 100 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी प्रतिध्वनि और ध्वनि के बीच में अंतराल यानी अलग सुनाई देना कितना मीटर होना चाहिए, कम से कम कितना 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना मीटर, 17 मीटर। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया है। दरअसल प्रतिध्वनि मूल ध्वनि तभी सुनाई देगी जब 17 मीटर क्या होगा दूरी के, यानी 17 मीटर का अंतराल हो जाएगा दोनों के बीच में। तो चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकता है क्योंकि वे अंधकार में सुगमता से देख पाते हैं। उनके नेत्र का तारा यानी पुतली बहुत बड़ा होता है। वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों की सहायता से अपने मार्गदर्शन कर पाते हैं। सभी पक्षी ऐसा करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया कि सभी पक्षी ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पुतली के कारण भी ऐसा नहीं होता है, अंधकार भी इसमें ये देख नहीं पाते हैं। तो ये गलतफहमी है कि अंधकार में देख पाते हैं। यानी यहाँ ऑप्शन सी सही हो रहा है। ये अपने द्वारा यानी अपने पंखों के द्वारा पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, जिस कारण वे रात में क्या करते हैं, उड़ पाते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य त्वरक के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारतम्य कम होगा, एक समान रहेगा, अधिक होगा, गाड़ी की गति के अनुसार कम या अधिक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, कम होगा। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन सामान्य त्वरक के सापेक्ष अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम होगा। ये किसका प्रभाव है, यानी जब आपसे दूर जा रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ये डॉपलर इफेक्ट है। क्या है, ये डॉपलर का प्रभाव है। अगर पास आएगी, उसकी तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक क्षण चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात आलपिन ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाते हैं। ये देखिए फिगर दे रखा है, ये जो पिन नीचे लटकी हुई हैं ये क्या है, ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाती हैं। ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं। कारण क्या है कि ऑप्शन दे रखा है, पिनों के शीर्ष ठीक प्रकार से गोल नहीं बने होते हैं, पिनों के शीर्ष गोलाकार होते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, पिन चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या सही हो रहा है, सी आपके लिए सही है। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सी आपका सही हो गया, ये वाला। 7 नंबर, सिरे के सूखे बालों में
कड़ी रबर के कंघे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है। पहला ऑप्शन है, ऐसा क्यों होता है कड़कड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है? आवेशित कंघे से बालों का टकराना, छोटे छोटे विद्युत स्फुरण, कंघे द्वारा बालों में रगड़ना, उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं, छोटे छोटे विद्युत स्फुरण। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। कह रहे हैं विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग क्या होता है, यानी कैपेसिटर का क्या प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है वोल्टता के अपचयन हेतु करते हैं, वोल्टता के उच्चयन हेतु करते हैं, विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं, विद्युत आवेश उत्पन्न करने हेतु करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी सही हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या, विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु किया जाता है कैपेसिटर का उपयोग। निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन और कांच। तो यहाँ पर क्या है? सी सही है। क्या? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत पंखा, टेलीफोन रिसीवर, कार्बन माइक्रोफोन और डायनमो। तो 10 नंबर जो सही हो रहा है, क्या हो रहा है? सी, कार्बन माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे का आकर्षण बल का प्रयोग करता है? कार्बन माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, साधारण मोटर और डायनमो। तो क्या है? बी, यानी टेलीफोन रिसीवर। टेलीफोन रिसीवर क्या करता है? नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर और प्रेरक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो क्या है आपके लिए? विद्युत मोटर। और ये डायनमो जो होता है क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टता और धारा को कम या ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर फिलहाल सी ऑप्शन क्या है? सही है। विद्युत मोटर में उसके प्रारंभन के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर उसमें प्रवाहित धारा प्रारंभन धारा के लगभग बराबर होती है, के ठीक बराबर होती है, से अधिक होती है, से कम होती है। तो यहाँ पर क्या है? डी सही है, से कम होती है, यानी कि इससे क्या होती है? थोड़ा सा कम होती है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, ध्वनि से विद्युत तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन पूछा जा रहा है। जो ऑप्शन क्या सही है आपका? बी सही है। वो कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन, माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पर क्या है? ए, ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति विद्युत सेल, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, विद्युत मोटर।
तो यहाँ पर क्या सही है, सी सही है, डायनेमो। ट्रांसफार्मर द्वारा डीसी वोल्टता के उच्चयन या अपचयन होता है, विद्युत उत्पादन होता है, एसी वोल्टेज का उच्चयन या अपचयन होता है, एसी का डीसी में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या है, सी आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये एसी वोल्टेज में, ट्रांसफार्मर सदैव एसी वोल्टेज में काम करता है, तो ये जो भी करेगा एसी वोल्टेज में अपचयन उच्चयन करेगा। तो यानी यहाँ पर सही जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी वोल्टेज में कार्य नहीं करता है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी होती है, तो 220 का मान आपूर्ति की स्थिर वोल्टता दर्शाता है, प्रभावी वोल्टता दर्शाता है, औसत वोल्टता दर्शाता है, शीर्ष वोल्टता दर्शाता है। तो बी होगा यहाँ पर क्या है, प्रभावी वोल्टता, यानी इतना वोल्टेज क्या होना चाहिए, प्रभाव में होना चाहिए। कह रहा है कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यहाँ है कि इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा मिलती है, इसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, इसकी जनन लागत कम होती है, यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक क्या की जाती है, संचारित की जा सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, यानी यहाँ पर क्या है, डी सही होगा। डीसी वोल्टेज को दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, जबकि एसी को दूर तक ले जाया जा सकता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है, बिजली के झटके से बचाना। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए, धारा के प्रभाव को नियमित करना, अति भरण या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर में क्या है, सी सही हो रहा है, यानी अति भरण या लघु पतन की स्थिति में क्या करना, परिपथ को भंग कर देना, यानी कट कर देना। और ये जो फ्यूज बनाए जाते हैं, ये जो फ्यूज होते हैं, इनका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। यानी फिलहाल यहाँ पर सी आपके लिए ये सही हो रहा है। इसके पश्चात हम आपको स्टेटमेंट देते हैं इसका, कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का जो कार्य होता है, ये तो आप समझ गए कि यानी कि अतिभरण और या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देना। लेकिन इसके लिए ये पूछता है कि जो फ्यूज बनाया जाता है, ये इसका गलनांक क्या होता है, तो ये प्रतिरोध क्या होता है। तो फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसका प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। और ये फ्यूज, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज कैसे बनाया जाता है, किस धातु को बना होता है। तो फ्यूज जो होता है टिन तथा सीसा। फ्यूज किसका बना होता है, टिन प्लस सीसा। शीशे का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। टिन तथा शीशे का मिश्र धातु का बना होता है। चलिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज को, ये देखिए आ गया, गर्म तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, भूसंपर्कन तार में लगाया जाता है, कहीं भी लगाया जा सकता है, इसका कोई अंतर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि 21 नंबर में ए होगा, यानी कि गर्म तार में लगाया जाता है, यानी फेस में लगाया जाता है, अर्थ में नहीं लगाया जाता है, यानी गर्म तार में लगाया जाता है। फ्यूज के बार बार फूंक जाने पर इसे पतले फ्यूज तार के में बदल देना चाहिए, मोटे तार में बदल देना चाहिए, कागज़ की क्लिप के से बदल देना चाहिए, बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक कराना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डी, यानी बिजली के मिस्त्री को बुलाकर ठीक कराना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं से आपकी सर्किट क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, और विद्युत का क्या हो रहा है, एकाएक मान बढ़ या घट रहा है, इसे मिस्त्री को बुला के ठीक कराना चाहिए। फ्यूज के तार का पदार्थ होता है, देखिए क्वेश्चन आ गया, उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए तथा निम्न गलनांक का होना चाहिए, उच्च तन्यता का होना चाहिए, उच्च गलनांक का होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पहले ही बताया जा चुका है, टिन तथा शीशे का बना होना चाहिए।
एक पावर सॉकेट पर कोई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए। उपकरण खराब हो सकते हैं। अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। उपकरणों को उसकी अंकित या आपूर्ति वोल्टता पूरी नहीं मिल पाएगी। उपकरणों को उपयुक्त विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बी सही है। अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। ये ऑप्शन क्या है? एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरण नहीं लगाने चाहिए, इसीलिए अलग अलग पावर सर्किट लगाई जाती है उपकरणों के लिए। विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे किसी खराबी से उपकरण को बचाया जा सके, बिजली का झटका न लगे, बिजली की खपत कम हो, लघुपतन न हो। तो यहाँ पर बी सही होगा। क्या है? बिजली का झटका न लगे। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरण को नहीं लगाना चाहिए। कितना नंबर? 25 नंबर है, वो तो हो गया था। कह रहा है कि विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण यह है कि लघुपतन हो तो विद्युत धरती में चली जाए, यानी कि क्या हो जाए, यानी कि जो सप्लाई हो विद्युत की वो क्या हो जाए, धरती में चली जाए, यानी विद्युत का झटका ना लगे। यानी यहाँ पर क्या है? झटका ना लगे। एक साधारण फ्लोरोसेंट यानी कि प्रतिदीप्त ट्यूब में सोडियम वाष्प भरी होती है। निम्न दाब पर आर्गन भरी होती है। निम्न दाब पर पारा भरा होता है। पारा ऑक्साइड और नियान भरा होता है। तो 27 नंबर में जो आपके लिए सही हो रहा है वो क्या है? सी मतलब निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हुआ आपके लिए? सी, निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है। यहाँ पर क्या है? एक साधारण प्रतिदीप्त ट्यूब में निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? विद्युत में, लौह व इस्पात में, खिलौने में, कांच व मृद भांड में। तो 28 नंबर में क्या है? ये सही है। क्या है? विद्युत में। कहाँ उपयोग किया जाता है? विद्युत में। और ये कुचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? कुचालक के रूप में। कह रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻−10 मीटर, 10⁻−14 मीटर, 10⁻−15 मीटर। यहाँ पर देखेंगे आप, ये घात है यानी पावर है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो रहा है आपके लिए? बी सही रहा है, 10⁻−10 मीटर। यानी कहने का मतलब ऑप्शन क्या सही हुआ यहाँ पर? ऑप्शन बी सही हुआ, यानी ये सही हुआ, 10⁻−10 मीटर, ऐसा है। 30 नंबर कह रहा है कि एक धात्विक लक्ष्य यानी टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण तथा एक्स किरण। तो क्या होगा ये? डी, यानी क्या है? एक्स किरण। एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण क्या होती है? एक्स किरण होती है। और इस एक्स किरण की खोज जो हुई थी WJ रोटंजन के द्वारा किया गया था। और एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य जो होती है 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है और निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो ये कौन सी किरणें होती हैं? एक्स किरणें होती हैं, यानी कि ये क्या है? दो प्रोटॉनों यानी धन आवेशित कणों के मध्य बल सदैव प्रतिकर्षित बल होता है, सदैव आकर्षित बल होता है। इनमें मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, सदैव शून्य बल होते हैं, सदैव
शून्य बल होते हैं। यानी ऑप्शन क्या सही हो रहा है यहाँ पर? सी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन सही हो गया। ये ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो गया है। 32 नंबर, यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में 235 प्रोटॉन होते हैं, 235 न्यूट्रॉन होते हैं, 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बल संख्या 235 होती है। तो यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही हो रहा है वो क्या है आपके लिए? डी सही हो रहा है। क्या होते हैं? प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बल संख्या क्या होती है? 235 होती है। तो ऑप्शन क्या हुआ था यहाँ पर? डी ऑप्शन सही हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। एक भारी नाभिक के ताक्षणिक विघटन की घटना परिघटना क्या है? विघटन नाभिका कहलाती है, नाभिक विखंडन कहलाती है, नाभिक संलयन कहलाती है, अंतःस्फोट कहलाती है। तो 33 नंबर में जो सही हुआ क्या हुआ? ए क्या है? विघटन नाभिका कहलाती है। क्या कहलाती है? ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। 34 नंबर कह रहा है कि परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी होती हैं? अवरक्त होती हैं, प्रकाश तरंगें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं तथा गामा किरणें होती हैं। तो 34 नंबर में आप देख सकते हैं क्या है? गामा किरणें होती हैं। क्या होती हैं ये? गामा किरणें होती हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। यूरेनियम के दो समस्थानिक यानी यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। दूसरा ऑप्शन। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? यानी यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। यानी ऑप्शन ए यहाँ सही है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग चट्टानों की आयु निर्धारण किया जाता है, मिट्टी की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, भवनों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। यानी रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? यानी कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 12 जिसे कहते हैं। यानी सी ऑप्शन सही है, जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। पृथ्वी की आयु का काल है यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है, कार्बन काल निर्धारण हेतु किया जाता है, परमाणु घड़ी की सहायता किया जाता है से किया जा सकता है, जैव घड़ी की सहायता से किया जा सकता है। तो क्या है? ए यानी यूरेनियम काल के निर्धारण द्वारा किया जा सकता है। यानी वही पिछला ही क्वेश्चन रिपीट होता हुआ आपके लिए ये कह रहा कि समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। तो क्या हो गया यहाँ पर? बी यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य द्वितीयक ऑप्शन है, द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित करना, द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना, विखंडनीय नाभिकों की संख्या में वृद्धि करना, विखंडनीय अभिक्रिया पर नियंत्रण करना। तो 39 नंबर में जो सही हो रहा है वो बी है, विखंडनीय नाभिकों की संख्या में वृद्धि करना। क्या है? विखंडन द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना। ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर? बी होगा।
जो न्यूट्रॉन निकलते हैं विखंडन के पश्चात 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो उनमें न्यूट्रॉनों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा कि कम से कम न्यूट्रॉन क्या करें, आने वाले अगले यूरेनियम परमाणु क्या करें, विखंडित करें। जब पूरे पूरे विखंडित करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपके लिए क्या है, सही है। एक बार हमने भूल से सी बोल दिया था, तो यहाँ पर बी सही है। प्रजनन यानी कि ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। विखंडनीय पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता न हो, केवल भारी जल का प्रयोग हो, उपरोक्त में से कुछ न हो। इसका मतलब कितना, 40 नंबर में क्या है, ए विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। क्या सही है, ए नंबर आपके यहाँ सही। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में परिवर्तन। तो 41 नंबर में जो क्वेश्चन आपके लिए सही होगा क्या है, ए कह रहा है कि परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि ए विकल्प क्या है, सही है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया, यूरेनियम का क्या है, विखंडन है, हीलियम का संलयन है, हाइड्रोजन का संलयन है, उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का क्या है, संयोजन है। तो 42 नंबर में जो सही हुआ वो क्या सही हुआ, सी सही है, हाइड्रोजन का क्या है, संलयन है। किसका संलयन है, हाइड्रोजन, जो कि विखंडन से कई गुना ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, संलयन में, तो हाइड्रोजन का संलयन है। सी आपका सही। निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है, आइंस्टाइन की खोज क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं एक्स किरणें, क्या है, विघटन नाभिकता एवं सापेक्ष सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत, और विघटन नाभिकता एवं एक्स किरण। तो 43 नंबर में आप देख सकते हैं जो सही है विकल्प वो आपके लिए क्या है, सी है, क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत, ये सही है आपके लिए। खगोलीय दूरी का मात्रक, एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, समुद्री मील एवं प्रकाश वर्ष। क्या है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष होता है। क्या है, प्रकाश वर्ष। यहाँ पर क्या सही होगा आपके लिए, प्रकाश वर्ष, ये डी आपके लिए यहाँ पर सही हो गया। क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में जो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है। एक नाभिकीय मील में, यानी कि एक नाभिकीय मील में होता है 1.852 किलोमीटर होता है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर पता ही है। तो ये नया है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, बाकी सब पता ही होगा। तो ऑप्शन क्या सही था इसमें, डी सही था। कह रहा है जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है, एंड्रोमिका, आकाशगंगा, रेडियो मंदाकिनी, और क्या है, मैजेलेनिया मंदाकिनी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 नंबर में जो आपके लिए क्या हो रहा है, सही हो रहा है वो बी है, क्या है, आकाश गंगा कहा जाता है। सौरमंडल क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन जो सही हुआ वो क्या है, बी। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय 4.2 सेकंड, 42 सेकंड, 4.2 वर्ष, और क्या है
42 वर्ष, यानी क्या है सी, 4.2 वर्ष लगते हैं। सी ऑप्शन क्या है सही है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल में नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो कौन सही है? डी सही है। सौरमंडल में कौन नहीं है? निहारिका, डी सही है। कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? मंगल और शुक्र, बुध एवं शुक्र, मंगल एवं बुध, नेपच्यून एवं प्लेटो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 48 नंबर जो सही रह क्या है, बी सही है, बुध एवं शुक्र। यानी कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? तो कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। हमें सदैव चंद्रमा, 49 नंबर, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है? चंद्रमा की अपनी अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना, चंद्रमा का स्थिर रहना, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होना। जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और चंद्रमा का उस तरह नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है? ये सही है, यानी कि चंद्रमा की अपेक्षा और चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के क्या है? बराबर है। इसीलिए क्या है? आधा भागी दिखाई देता है, आधा। कह रहा रेल की पटरियों, यानी रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे वे क्या है? झटकों को अवशोषित कर सकें, फिश प्लेटों को समुचित प्रकार से जकड़ सकें, लोहे की पटरियों को समांतर बनाए रखें, रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब क्या है? घटा सकें। तो 50 नंबर में जो सही हो रहा है वो क्या है? डी, रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब को क्या करें? घटा सकें। ऑप्शन डी सही हुआ। तो ये आपका क्या है? 50 क्वेश्चन का टेस्ट वीडियो रहा, ये सही है।